आज से हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि हमारी जो अकाउंट्स होती है उसके पीछे कौन कौन सी थ्योरीज वर्क करती हैं। हम जानते हैं कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक स्टोरी होता है, एक बेस होता है, उसका कुछ प्रिंसिपल्स होता है। जैसे अगर हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो एक साइंस में भी हमारे पास अलग अलग हर चीज़ के अलग अलग लॉ होते हैं। जैसे हमारे पास होता है ग्रेविटी। ठीक है, अगर हमसे कोई कहता है कि कोई भी चीज़ नीचे ही क्यों आती है अगर उसे ऊपर फेंकते हैं तो हम कहते हैं क्यों, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। कोई भी चीज़ ऊपर जाती है और फिर वो वापस नीचे ही आती है। अगर इसका बेस हम बात करें तो क्या होती है, ग्रेविटी। वैसे ही अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग किस बेस पे कर रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अकाउंटिंग करने में हेल्प करती हैं या हमें मार्गदर्शन करती हैं, उससे ही आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर में से बहुत अच्छे सवाल बनकर आते हैं और ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर इसे ध्यान से नहीं पढ़ा गया तो ये सब कुछ ऊपर से चला जाएगा, इसलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो अकाउंटिंग है उस अकाउंटिंग का जब हमें बेस पढ़ना है, जैसे हमें अगर किसी भी चीज़ के तह तक जाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। तो जो अकाउंटिंग का बेस है वो बनता है दो चीज़ों से मिलकर। कौन कौन सी, अकाउंटिंग अजम्पशन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे हम अकाउंटिंग कन्वेंशन भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सप्लेन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन IFRS अलॉन्ग विद देयर ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। जैसे कि हम जानते हैं अलग अलग चीज़ों के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्लास के भी स्टैंडर्ड होते हैं। एक लोअर क्लास होता है, एक मिडिल क्लास होता है, एक अपर क्लास होता है। जो बहुत ज़्यादा अमीर है वो अपर क्लास कहलाएगा, जो बहुत ज़्यादा गरीब है वो लोअर क्लास कहलाएगा। या फिर अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ नापना है तो उसके भी अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे कि दूध हमेशा लीटर में नापा जाता है, सब्जियां हमेशा किलो में नापी जाती हैं। वैसे ही कुछ चीज़ों के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जैसे 11th में, तो 11th में हमें ये अकाउंट्स में टॉपिक पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको 11th में BCom लेवल का पढ़ा दिया जाएगा या फिर 12th लेवल का पढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 11th में आपको 11th स्टैंडर्ड की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। वो चीज़ें जो आपके दिमाग के लिए और आपकी नॉलेज के लिए सूटेबल हों वो पढ़ाई जाएंगी। इस तरीके से हर चीज़ की कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। तो वैसे अकाउंटिंग के भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ पैमाने होते हैं जिन पे सारे अकाउंटेंट्स को वर्क करना होता है। मतलब अगर हम कोई भी अकाउंट्स बना रहे हैं तो उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनाने होंगे। साथ ही साथ होता है हमारा IFRS। अगर IFRS का फुल फॉर्म पढ़ा जाए तो वो होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जैसे ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वैसे ही हमारे इंटरनेशनल लेवल पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है जो होता है हमारा IFRS। ये भी क्या करता है, हमारी फाइनेंशियली या फिर कहें अकाउंटेंसी के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड को बनाता है। तो हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS के बारे में और उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द हमारी अकाउंटिंग किन बेस पे वर्क करती है। यानी कि अकाउंटिंग करने के लिए जो हम ट्रांजैक्शन चूज़ करते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है कैश
और दूसरा होता है एक्रूअल, जिनमें हम सिर्फ कैश के ही ट्रांजेक्शन लें, यानी कि जो कैश पेमेंट हो गया है या जो कैश में रिसिप्ट हो गई है, जब हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं तो वो हमारा कहलाता है कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड होता है हमारा एक्रूअल। यदि हम लोग जैसे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ हमने ये काम करा है, इसके बदले में हमें पैसा रिसीव्ड हो जाएगा, भले अभी नहीं हुआ है पर हो जाएगा, वैसे ही हम उसको एंट्री कर देते हैं। और जैसे ही हमको लगता है कि हाँ हमने ये काम करवाया है या हमने ये सामान ख़रीदा है, तो इसमें अभी हमने भले ही कैश नहीं दिया लेकिन बाद में हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि हमें पेमेंट करना है, वैसे ही हम एंट्री कर देते हैं। मतलब भले कैश अभी हमने दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी अगर हम लोग उसकी एंट्री कर रहे हैं तो वो कहलाएगा एक्रूअल। तो इस तरीके से हमारी जो ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है, अकाउंटिंग होती है, वो दो तरीके की होती है, एक होती है कैश और एक होती है एक्रूअल। फिर हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं हमारे कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग में और हमारे एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में। जैसा कि मैंने बताया कि अकाउंटिंग के दो बेस होते हैं, पहला होता है कैश बेस और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। तो इन दोनों बेसिस में क्या डिफरेंस होता है ये हम फिर पढ़ेंगे। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो अगर बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि वो हमें सबसे अच्छा, सबसे सटीक, एप्रोप्रिएट, यूज़फुल और रिलायबल इंफॉर्मेशन दे। मतलब हमारा जितना भी बिजनेस है उसमें हमारी जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो क्या करे, वो हमें सटीक तरीके से और रिलायबल तरीके से हम तक पहुँचाए। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मेरा ये एक बिज़नेस है, इस बिज़नेस में मैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रही हूँ। अब मैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन तो मैंने कर लिए हैं, लेकिन वो ट्रांजेक्शन को जब मैं साल के अंत में देखने जाऊँगी तो क्या ये सारे ट्रांजेक्शन मुझे याद रहेंगे? नहीं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हमसे गलती होने के चांसेस होते हैं। हो सकता है कि हमने राम से 5,000 का माल ख़रीदा है और बाद में हमने राम को भूल से 10,000 का पेमेंट कर दिया, क्योंकि हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है हमारे दिमाग में कि हम हर चीज़ याद रख पाएँ। तो ऐसे में क्या होगा, बाद में हमारा ट्रांजैक्शन पूरा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सही तरीके से मेंटेन रखने के लिए और एक रिलायबल डाटा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं। अब अकाउंटिंग का अलग अलग यूज़ होते हैं, और वो यूज़ किसको होते हैं, वो यूज़ होते हैं हमारे वेरियस यूज़र्स को। जैसा कि मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया था कि हमारे पास दो टाइप के यूज़र्स होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो इन दोनों यूज़र्स को हमारी अकाउंटिंग का काम होता है, वो इस अकाउंटिंग से क्या करते हैं, अपने डिसीज़न मेकिंग करते हैं कि उन्हें बिज़नेस में कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा नहीं लगाना है, कौन से डिसीजंस लेना है, बिज़नेस का कौन सा पार्ट प्रॉफिट में जा रहा है, कौन सा लॉस में जा रहा है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे अकाउंटिंग का, ये कब हो सकता है, ये हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हों, वो मेंटेन करे जाएं बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स के और प्रिंसिपल्स के। यानी कि अगर हमें हमारे अकाउंट्स एकदम सही चाहिए, साथ ही साथ यूज़र फ्रेंडली चाहिए, मतलब हमारे जो यूज़र्स हैं उन्हें समझ में भी आए, वो अंडरस्टैंड कर पाएँ, अगर ऐसे हमें अकाउंट चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली रूल्स और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग रखे जाएं। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये एक ए कंपनी है, एक ये बी कंपनी है और एक ये सी कंपनी है, ठीक। ये तीनों कंपनीज हैं, ये तीनों कंपनी एक ही काम कर रही है, मतलब ये कंपनी है, मतलब ये तीनों ही क्लॉथ बनाती हैं, कपड़े बनाती हैं।
ये ए कंपनी के स्टेटमेंट है, ये बी कंपनी के स्टेटमेंट है, ये सी कंपनी के स्टेटमेंट है। अब ए कंपनी ने अपने मन मुताबिक कर लिया कि सिर्फ एक्सपेंसेस लिख दिया है और इनकम लिख दिया है। बी कंपनी ने अपने हिसाब से लाइबिलिटीज़ और असेट्स लिख ली हैं। सी कंपनी ने अपने हिसाब से सिर्फ ऐसे ही लिख दिया कि राम को दिए, शाम को दिए, और एक्सपेंसेस कुछ लिखे कुछ नहीं लिखे। तो ऐसे में क्या होगा, जो यूज़र्स हैं वो इनको ना ही तो कंपेयर कर पाएंगे और ना ही तो समझ पाएंगे। जैसे कि कई बार होता है कि हमारी राइटिंग होती है, हमें सिर्फ हमारी ही राइटिंग समझ में आती है, कई बार दूसरों को हमारी राइटिंग समझ नहीं आती। कभी आपने देखा होगा, आपके किसी दोस्त से आपने कॉपी ली होगी तो आपने देखा होगा कि उसकी राइटिंग इतनी ख़राब है, अगर उससे हम पूछें कि क्या है तो वो तो बता देगा कि क्या है, मगर हमें उसकी कॉपी में से कुछ समझ नहीं आता। इसलिए मैडम भी उसको डांटती होंगी कि नहीं, अपनी राइटिंग ठीक करो, इस तरीके से नहीं लिखना है। तो क्यों नहीं लिखना है? इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि वो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती, वो यूनिफॉर्मली हमें समझ में नहीं आती है। इसी वजह से वो राइटिंग क्या हो गई, गलत हो गई। इसी तरीके से अगर ए, बी और सी अपने अलग अलग रिकॉर्ड्स रखेंगे, अलग अलग तरीके से रखेंगे, तो यूज़र्स को समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए क्योंकि यूज़र्स को भी समझ में आए और हम लोग भी आपस में कंपेयर कर पाएँ बिज़नेस को, या फिर हम पिछले साल से इस साल में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है इससे कंपेयर कर पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि हम यूनिफॉर्मली रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म रूल्स और प्रिंसिपल्स की। तो इसका मतलब होता है ऐसे रूल्स या प्रिंसिपल जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक जैसे चलते हों। जैसे कि आप जानते होंगे, हमने कहा कि पृथ्वी गोल है। अगर हम इंडिया में हैं तो भी है, यूएस में है तो भी है, चाइना में होंगे तो भी है, पाकिस्तान में है तो भी है। मतलब कि सभी जगह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो अर्थ है वो क्या है, राउंड है, धरती गोल है। अगर हम बात करते हैं कि सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है, मतलब सन कहाँ से निकलता है, वो हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है। तो वो चाहे संडे का दिन हो, मंडे का दिन हो, ट्यूसडे का दिन हो, वो कहाँ से निकलेगा। हम जैसे कि कहते हैं कि दिन में हमेशा सूरज निकलता है और रात में चांद निकलता है। तो चाहे जनवरी हो, फरवरी हो या मार्च हो, सूरज दिन में ही निकलेगा और चांद रात में ही निकलेगा। इस तरीके से क्या है, ये कुछ यूनिफॉर्म रूल्स होते हैं जो हमारे पूरे वर्ल्ड में एक जैसे चलते हैं, जिससे हमें चीज़ों को समझने में आसानी होती है। वैसे ही हमारे अकाउंट्स में भी कुछ यूनिफॉर्म रूल्स होना चाहिए, जो हैं भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे लिए अकाउंटिंग करना ज़्यादा सिंपल हो जाता है। अब कल हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में और उससे जुड़ी और सारी बातों के बारे में। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।